हे एवरीवन, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द शिवम एजुकेयर। आज हम बात करने वाले हैं BHU LLB के 2009 पेपर की सॉल्यूशन के तीसरे एपिसोड की। जी हाँ, पिछले हमने 2 वीडियो में अभी तक कुल 50 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। तो हम लोग पेपर सेट 1 की चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हमने 50 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। पिछले वीडियो में मैंने एक प्रश्न पूछा था कि PIL के भारत में प्रणेता कौन है, साथ ही में सबसे लार्जेस्ट PIL या में सबसे अधिक लंबे PIL के विजेता कौन है। 2 प्रश्न पूछे गए थे। तो सबसे भारत में प्रणेता की बात करें तो वह होगा PN भगवती होगा, और सबसे लार्जेस्ट PIL विनर की बात करें तो वह कौन थे, MC मेहता थे। दोनों पॉइंट आप राइट डाउन करिएगा, लिख लीजिएगा। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। हमने अभी तक हम किस पेपर की बात कर रहे हैं, 2009 और सेट नंबर 1। तो सेट नंबर 1 की बात कर रहे हैं। जिनके पास पेपर होगा वो सॉल्व करेंगे, नहीं तो शुरू करते हैं हम लोग कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 51 से। जो क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, कहता है कि संयुक्त राष्ट्र का गठन किस उद्देश्य से हुआ। मतलब द यूनाइटेड नेशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड विद एन एम। वह उसका एम क्या था यूनाइटेड नेशन का। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए। किसके लिए, टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी। इसका तो ऑप्शन नंबर 1 टिक कर लीजिए कि यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया था शांति सुरक्षा को बनाए रखने के लिए। जो क्वेश्चन नंबर 52 है वह क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय, ऑप्शन है आपके कि वादियों के बीच बंधनकारी होते हैं, दूसरा बंधनकारी नहीं होते हैं, तीसरा आमतौर से अंतर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं, चौथा उपरोक्त 1 एवं 3 दोनों सही है। मतलब द डिसीजन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या करता है, आर बाइंडिंग बिटवीन द पार्टीज, डू नॉट हैव बाइंडिंग फोर्स, आर जनरली कंसिडर्ड एज अ लाइंग डाउन प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट, या फिर चौथा बोथ A एंड 3 आर करेक्ट। इसका जो ऑप्शन सही होगा 52 का, वह 52 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 1 और जो 3 कथन है वह है सही है। क्या कि वादियों के बीच, मतलब जो 2 देश हैं जो उस पर हस्ताक्षर किए हुए हैं वह उनके जो 2 वादी हैं जिन्होंने केस किया या जो 2 देश केस ले गए इंटरनेशनल कोर्ट में, उनके बीच बंधनकारी है। साथ ही में आमतौर से अंतर्राष्ट्रीय विधि क्या करते हैं, एक सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन सही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है कि पैरोल से क्या मतलब है। पैरोल मीन्स, क्वेश्चन नंबर 53 की पैरोल का मतलब पूछा है। तो पैरोल का मतलब होता है कि एक कैदी की सज़ा के पूरी होने से पहले ही जेल अधिकारियों द्वारा सशर्त दी गई रिहाई को क्या कहते हैं, पैरोल कहते हैं। मैंने इस पैरोल का अर्थ बताया भी था कि बेल और पैरोल में क्या अंतर। यदि आप नहीं जानते हैं तो मेरी पिछली वीडियो में जाइए, वहाँ पर बेल, पैरोल, कॉग्निजिबल, नॉन कॉग्निजिबल, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल, ऐसी चीज़ों को जो कि कन्फ्यूजनस होती हैं, आप उस वीडियोस को देख सकते हैं, वहाँ पर भी आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा कि पैरोल का मतलब क्या होता है कि क्या कहते हैं कि किसी भी जमानत सज़ा या सज़ा पूरी होने से पहले, मतलब आपको सज़ा दे दी गई, पूरी होने से पहले यदि आपको जेल क्या करे, रिहाई दे एक सशर्त समय के लिए, एक निश्चित समय के लिए, कुछ शर्तों के साथ, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पैरोल बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 54 है वह कहता है क्या कि जिन देशों ने संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर सैन फ्रांसिस्को में हुए अधिवेशन पर हस्ताक्षर किया। मतलब जब UN का निर्माण हो रहा था, UNO का, तो उस समय कुल कितने देशों ने उस पर हस्ताक्षर किया। कहने का मतलब ये है जब UN क्या होता बन रहा था तो उस समय कितने देशों ने हस्ताक्षर किया था, 51 देशों ने। कितने, 51 देशों ने। तो ऑप्शन नंबर जो सही होगा वह 54 का ऑप्शन नंबर 3 से होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर 3। UNO के निर्माण के समय उसके घोषणा पत्र पर कुल 51 देशों ने साइन किया था। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय करार बंधनकारी है। अंतर्राष्ट्रीय करार मतलब इंटरनेशनल ट्रीटीज़ आर बाइंडिंग ऑन, किसके ऊपर, मतलब इंटरनेशनल ट्रीटी बाइंड कर सकता है, बंधनकारी हो सकता है। ऑप्शन है आम सभा के सदस्यों के द्वारा, मतलब जो सभी सदस्य हैं उनके द्वारा, या फिर सुरक्षा परिषद के सदस्यों पर, या फिर करार एवं हस्ताक्षर करने वाले सभी राष्ट्रों पर, या विश्व के सभी राष्ट्रों पर। ध्यान दीजिए, जो इंटरनेशनल क्या होते हैं, ट्रीटीज़ होते हैं, वो उन्हीं के ऊपर बाइंडिंग होते हैं, बाइंड कर सकते हैं, बाध्यकारी हो सकते हैं जो उस ट्रीटी के ऊपर क्या किए हों, हस्ताक्षर किए हों। जो हस्ताक्षर नहीं किए हैं वह उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, बाइंडिंग या बाध्यकारी नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, 55 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा कि यह जो क्या किए होंगे, साइन किए होंगे, वही क्या होंगे, द कंट्री साइनिंग द ट्रीटी, इट इज़ क्या है, बाइंडिंग ऑन देम।
अगला हमारा प्रश्न है 56वां कि म्युनिसिपल विधि से क्या तात्पर्य है। म्युनिसिपल विधि से तात्पर्य है कि एक राष्ट्र के भीतर लागू होने वाली विधि, एक राष्ट्र के भीतर लागू होने वाली विधि को हम क्या बोलते हैं, म्युनिसिपल विधि बोलते हैं, या फिर लॉ एप्लीकेबल विद इन द कंट्री इज कॉल्ड म्युनिसिपल लॉ। क्या? म्युनिसिपल लॉ। ऑप्शन नंबर जो 56 है, क्वेश्चन नंबर जो 56 है, उसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्या सही होगा? म्युनिसिपल विधि या म्युनिसिपल लॉ का मतलब क्या होता है? और कंट्री मतलब एक कंट्री के अंदर जो लॉ अप्लाई होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? म्युनिसिपल विधि, मतलब लॉ एप्लीकेबल विद इन द कंट्री। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि किस घटना ने आधुनिक राज्य की प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। देखिए, जो फ्रांस की क्रांति थी, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, वह क्या था कि जो मॉडर्न डेवलपमेंट सिस्टम है, स्टेट सिस्टम है, जो राज्य के विकास का प्रणाली है, उसको क्या किया? उसने विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इसका जो 57वां जो प्रश्न है कि आधुनिक राज्य प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया, तो इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन या फिर फ्रांस की क्रांति, वह ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। तो 57 का ऑप्शन नंबर 4 टिक लगा लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 58वां प्रश्न वह है कि परमाणु शस्त्रों के प्रसार को रोकने के लिए कौन संबंधी करार है, मतलब विच ट्रीटी बार्स प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो NPT क्या है? NPT जो 58 नंबर क्वेश्चन है, जो NPT है वह न्यूक्लियर क्षेत्र में परमाणु जो शस्त्र हैं उनके प्रसार में रोक का काम करती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 जो होगा 58 का सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है 59वां, क्या कि संयुक्त राष्ट्र परिषद के स्थायी अध्यक्ष की, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी अध्यक्षों को पूछा है, 5 के नाम दिए गए हैं अलग अलग में, कौन कौन से हैं। तो देखिए, जो कितने सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद के? 15 में जो 5 होते हैं वह स्थायी होते हैं और 10 क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। और ये 10 में से चुने जाते हैं कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। हर 2 वर्ष के लिए एक सदस्य चुना जाता है, जिसमें कुल कितने? 10 अस्थायी, 5 स्थायी। तो इसी 5 स्थायी की बात किया है। कौन कौन से होते हैं? देखिए, आप इसको याद कर सकते हैं, ACER, एसर का फैन। एसर का फैन मतलब A से अमेरिका, C से चीन, E से इंग्लैंड, और R से रूस, और F से फ्रांस। ये 5 क्या हैं? इस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। इस प्रकार 59 का ऑप्शन नंबर जो 3 होगा सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर क्या है हमारा? 60। क्या है? प्रश्न नंबर 60 क्या कहता है हमारा प्रश्न कि द इलेक्ट्रिकल कॉलेज फॉर प्रेसिडेंशियल ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। तो वो कहता है कि मतलब कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग ले सकते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, या फिर संसद के दोनों सदनों के सदस्य, या फिर संसद के दोनों सदन एवं मंत्रिपरिषद, या फिर संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो मेरे हिसाब से सही होगा ऑप्शन नंबर 3, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61। वह कहता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है, इस बात का निर्णय कौन करता है, मतलब हु डिसाइडेड आर एज वेदर अ बिल इज़ मनी बिल और नॉट। मतलब कौन डिसाइड करेगा कि कोई बिल मनी बिल है कि धन विधेयक है कि नहीं है। तो जो लोकसभा का स्पीकर होता है उसके पास ये पावर होती है कि कोई बिल मनी बिल है या फिर धन विधेयक है कि नहीं, वह डिसाइड करता है। तो इसके हिसाब से जो ऑप्शन नंबर सही होगा 61 का ऑप्शन नंबर 2 कि मनी बिल को कौन डिसाइड करता है? लोकसभा स्पीकर डिसाइड करता है। अगले प्रश्न की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 62 है वो हमारा कहता है कि विधि शासन से क्या तात्पर्य, मतलब रूल ऑफ लॉ का क्या मीन्स है। देखिए, रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है रूल अकॉर्डिंग टू लॉ, या फिर सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, या अब्सेंस ऑफ एरिबिट्रेंस, और चौथा है ऑल ऑफ द एबव, मतलब विधि अनुसार शासन, विधि की सर्वोच्चता, मनमानी शक्ति का अभाव, या फिर उपरोक्त सभी। तो रूल ऑफ लॉ में ये तीनों चीज़ें आएंगी, मतलब आपका ऑप्शन सही होगा 62 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है। देखिए, पहला है कि किसी को बिना सुने दंडित नहीं करना, दूसरा है कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में स्वयं न्यायाधीश नहीं बन सकता, तीसरा मनमानी शक्ति का उपयोग नहीं करना, और चौथा 1 एवं 2 दोनों। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा कि किसी को बिना सुने दंडित नहीं करना और कोई व्यक्ति अपने मामले में स्वयं न्यायाधीश नहीं बन सकता, यही न्याय
नैसर्गिक का सिद्धांत है या नेचुरल जस्टिस का थ्योरी है, सिद्धांत है। तो इसके हिसाब से 63 नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि निम्नलिखित में से किस विधायिका में एक गैर सदस्य पीठासीन अधिकारी होता है, मतलब कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेचर अ नॉन मेंबर कैन बी द प्रेसिडेंट। देखिए, जो राज्यसभा होता है उसका सभापति उसका सदस्य नहीं होता, बल्कि उपराष्ट्रपति उसका सदस्य क्या होता है, सभापति होता है। इसलिए जो राज्यसभा का सभापति होता है वह उसका मेंबर नहीं होता, वह उसका प्रेसिडेंट होता है, इसलिए मेंबर नहीं होता। इसलिए जो इसका सही उत्तर होगा 64 का वह कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 क्या, राज्यसभा। अगले प्रश्न तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है हमारा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना का उद्देश्य क्या है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड विद द ऑब्जेक्टिव। किस ऑब्जेक्टिव के साथ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट किया गया, स्थापना किया गया। तो सबसे सही उत्तर होगा इसका क्या, ऑप्शन नंबर 2 नागरिक स्वतंत्रता का संरक्षण। जो नागरिकों को स्वतंत्रता दी गई है उनके संरक्षण के लिए, या फिर प्रोटेक्ट द सिविल लिबर्टीज़ ऑफ द सिटीजन्स, मतलब ऑप्शन नंबर 2 65 का सही होगा। अगले प्रश्न तक चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि दुष्प्रेरक ऐसा व्यक्ति है, एन एबेटर इज़ अ पर्सन। मैंने एबेटर बताया था, एबेटर क्या होता है, जो अपराध में बढ़ावा दे। तो ऑप्शन को भी देख लेते हैं। जो दूसरों को अपराध करने के लिए उकसाता है, बिल्कुल सही। जो अपराध करने के षड्यंत्र में शामिल होता है, ये बात भी ठीक है। जो सआशय दूसरों को अपराध करने में सहायता प्रदान करता है, तो तीनों ऑप्शन सही हैं। और लास्ट में ऑप्शन दिया है उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार इसके ऑप्शन सिंपल सी बात है, कौन सही होगा, चौथा कि एक एबेटर जो क्या करता है, किसी को उकसाता है या किसी को कार्य करने में सहायता प्रदान करता है, या फिर कुछ ऐसा दूसरों को क्या करता है कि उसके षड्यंत्र में शामिल होता है। तो ये तीनों ऑप्शन क्या होंगे, सही होंगे। इस प्रकार इसका जो ऑप्शन नंबर 4 होगा 66 का, वह क्या होगा, सही होगा। 67वां जो प्रश्न है हमारा वह क्या कहता है कि अभियुक्त द्वारा की गई संस्कृति वैध है अगर, मतलब अ कन्फेशन मेड बाय अक्यूज इज़ वैलिड इफ, यदि यह जो कथन है उसका यह यदि किसी मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया होगा तो वह वैलिड होगा। या फिर जो उसने कहा कि यह एक पुलिस के समक्ष अधिकारी द्वारा दी गई होगी। देखिए, पुलिस अधिकारी के द्वारा दी गई संस्कृति या कन्फेशन मान्य नहीं होती, एडमिसेबल नहीं होती कोर्ट में, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। तो पहला ऑप्शन तो खारिज हो गया। दूसरा ऑप्शन है कि यह पुलिस द्वारा लिखित रूप में रिकॉर्ड की गई हो। तो पुलिस के सामने लिखित चाहे मौखिक कोई भी जो चीज़ होती है वह एडमिसेबल नहीं होती कोर्ट में। तीसरा, यह 2 साक्षियों के सामने दी गई हो, नहीं। चौथा है कि यह मजिस्ट्रेट के सामने दी गई हो। जी हाँ, बिल्कुल, न्यायाधीश के पास यह अधिकार है, न्यायाधीश के सामने वह कन्फेस करता है कि वह क्या किया, कि वह कोई कार्य किया है, संस्कृति उसको देता है अपनी, तो वह सही होगा। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्या कि वह यदि मजिस्ट्रेट के सामने दे। सिंपल सी बात है, आप लोग जानते भी होंगे, यदि पिक्चर देखते होंगे तो कोर्ट का जब सीन आता है उसमें कहता है कि पुलिस के सामने दी हुई गवाही यहाँ पर नहीं चलेगी। या फिर आपने जॉली एलएलबी मूवी देखी होगी तो उसमें जब सीन आता है ये कि इसमें कि जो पुलिस के सामने दिए गए बयान होते हैं वह कोर्ट में एडमिसेबल या कोर्ट में मान्य नहीं होते हैं। एक मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया कन्फेसमेंट या फिर बयान ही मान्य होता है। अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है, एक व्यक्ति जिसे दूसरे की ओर से कार्य करने के अधिकार प्रदान किया गया हो उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं हम क्या, अभिकर्ता या फिर कहते हैं एजेंट। क्या कहते हैं, देखिए वह व्यक्ति जो किसी दूसरे तरफ से कोई कार्य कर रहा हो उसे हम एक एजेंट कहेंगे, या फिर हिंदी में क्या बोलेंगे, अभिकर्ता कहेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है 69। वह जो प्रश्न है वह कहता है कि राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो मैंने बताया कि राज्यसभा की जो बैठकों की अध्यक्षता करेगा वह उसका सभापति करेगा। और सभापति कौन होता है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है। मतलब भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। मतलब यदि कोई भारत का उपराष्ट्रपति बनता है तो न केवल वह उपराष्ट्रपति बनता है, खुद ब खुद वह राज्यसभा का सभापति भी बन जाता है। तो इसी को बोलते हैं पदेन सभापति। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सही होगा वह ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्या कि भारत का उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। आज का जो हमारा लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70, वह क्या कहता है कि अपने लीगल का प्रश्न है, अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश का पालन करते हुए एक सैनिक शांतिपूर्व जुलूस पर गोली चलाता है, जिस गोली के चलाने के फलस्वरूप कुछ व्यक्ति घायल हो जाते हैं। ध्यान सुनिएगा प्रश्न को। विधिक व्यवस्था है कि
व्यक्ति अपराध का दोषी नहीं है। कार्य करने के लिए विधि द्वारा बाध्य था तथा कार्य सद्भाव पूर्वक किया गया था। इस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बताया कि निम्नलिखित में तो कौन सा कथन सही है। ए दोषी नहीं है क्योंकि वह अपने अधिकारी के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य था, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कहता है कि ए दोषी है क्योंकि वह अपने अधिकारी के अवैध आदेशों का क्या कर रहा है, पालन कर रहा है, जिसके लिए वह बाध्य नहीं है। तीसरा कहता है ए दोषी नहीं है क्योंकि उसकी आपराधिक मन स्थिति नहीं थी। चौथा है उपरोक्त 1 एवं 3 दोनों। देखिए, जब भी आप कोई कार्य करने जाएं तो आप सद्भावना, ठीक है आपके अधिकारी ने यहाँ पर आदेश दिया, लेकिन इसमें दिया गया ऑप्शन 1 पढ़ेंगे तो शांतिपूर्वक जुलूस की बात की गई है। तो शांतिपूर्वक जुलूस में गोली मारने की बात, गोली चलाने की बात नहीं आएगी। यदि अधिकारी दे भी रहा है तो आपकी जो स्थिति है, जो आपकी सद्भावना कहता है कि आप उन पर गोली नहीं चलाएंगे, अर्थात यहाँ पर जो अधिकारी द्वारा दिया गया वक्तव्य वह क्या है, अवैध है, तो आप उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा क्या कि ए दोषी नहीं है क्योंकि वह अपने अधिकारी के अवैध आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं था। तो इसीलिए ये यहाँ पर दोषी है क्योंकि वह उसके मानने के लिए बाध्य नहीं था। वह चाहता तो उस पर फायर नहीं करता, लोगों की जान नहीं जाती। इसलिए इसका 70 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। तो आज हमने इस वीडियो में कुल 20 प्रश्नों को किया, जाना, समझा। इसी प्रकार हम अगले वीडियो में भी इन प्रश्नों को करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।